सो हाय एवरीवन, दिस इज़ योर कॉमर्स कंपेनियन। और बाकी जब तक समझ के तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस इसी पॉजिटिव बिलीफ के साथ करते हैं आज की शुरुआत। तो पिछली क्लास में हम राइट टू रिड्रेस देख रहे थे सर। ये राइट क्या बोलता था कि देख भाई कंज्यूमर, अगर अगर तुझे कभी पुअर सर्विस मिले या कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिले तो बिजनेस वाले से बिल्कुल डरना नहीं है। सबसे पहले तो उससे रिपेयर करके मांगना है। अगर वो रिपेयर करके ना दे पाए तो पीस टू पीस रिप्लेसमेंट लेना है। अब अगर वो रिप्लेस भी करके नहीं दे रहा, रिपेयर भी करके नहीं दे रहा, तो हमने बिल्कुल डरना ही है। हमने हमारे पैसे थोड़ी छोड़ने हैं, हमने पूरा कंपनसेशन लेना है। तो जब सरकार को ये चीज़ें ध्यान में आई, जब ऐसा राइट दिया, तो इन चीज़ों को सेटल करने के लिए सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स जो इनके अंदर उठे, उसके लिए सरकार ने 3 टायर क्वासी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम लाया। ये क्या है सर? तो ये अब हम नीचे देखेंगे। और बाकी जिनका इस चैनल पे पहली बार आना हुआ, वेलकम टू माय कंसाइज सीरीज, जहाँ ये सीरीज पर्टिकुलरली थोड़ी एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज होगी, जिसका मेन फोकस चीज़ों को समझने के साथ साथ उन्हें याद रखने पर भी होगा, ताकि एग्जाम के टाइम हम सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से रिटेन कर पाए। एंड टू नो एवरीथिंग अबाउट माई कंसाइज सीरीज एंड टू टेक 100% फ्रॉम माई वीडियोज, प्लीज मेक श्योर टू चेक दिस वीडियो आउट एज इट इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने एक पूरा फ्लो कवर किया है, फ्रॉम योर पेपर पैटर्न एंड सिलेबस टू अ लॉजिकल सीक्वेंस दैट यू शुड फॉलो टू मेक योर स्टडी सुपर इजी। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कौन सा ईयर? 2019। कौन सा एक्ट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके तहत कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम्स आए। क्या है? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम्स। अब कंज्यूमर क्या सर? वो जो हमने डेफिनेशन ऊपर पढ़ी थी, एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और हायर्स एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड, प्रॉमिस्ड, पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड। याद आया सर? याद आ गया सर? उसके बाद में डिस्प्यूट मतलब जो भी इनकी डिसएग्रीमेंट होगी, रिड्रेसल का मतलब समस्या का समाधान, और फोरम का मतलब कोई प्लेस या प्लेटफॉर्म। तो ऐसे मिलके शब्द बना कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। अब ऊपर जैसे हमने पढ़ा था कि वो था 3 टायर। अब 3 टायर क्यों? तो आपके और हमारे जैसे बहुत टैलेंटेड लोग हैं इस देश में। इस देश की पहली पॉपुलेशन कम नहीं है, कुछ लोग तो हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। तो सरकार ने सारी चीज़ें आसान रखने के लिए इसे 3 लेवल पे डिवाइड कर दिया। वही लेवल डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। कौन सी लेवल सर? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। सर इनका मतलब क्या है, इनका मीनिंग क्या है? तो कोई भी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, इस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट पे, वो बन जाएगी डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अच्छा, फिर ऐसी कोई भी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम जो स्टेट लेवल पे हो, इस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट कमीशन बन जाएगी। फिर ऐसी कोई भी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम जो नेशनल लेवल पे हो, इस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो नेशनल कमीशन बन जाएगी। सर इतना क्या घुमा घुमा के बोल रहे? सीधा सीधा बोलो ना। डिस्ट्रिक्ट कमीशन है इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट कमीशन है इसीलिए स्टेट लेवल पे, नेशनल कमीशन है इसीलिए नेशनल लेवल पे। अब अपनी अपनी गवर्नमेंट ने अपना अपना काम किया। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट का पार्ट है इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट स्टेट का ही है इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट, और क्योंकि पूरा देश सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट। सीधा सीधा बोलो ना यार। समझ गए? समझ गए सर। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो एजेंसीज है इनका कंपोजिशन कैसा है। कंपोजिशन मतलब कौन कौन लोग मिलके ये एजेंसी को बनाते। तो इसमें सबसे पहला और सबसे मेन आदमी होता है प्रेसिडेंट। एक चीज़ याद रखना, जो भी प्रेसिडेंट होगा वो जज होगा। अब कौन सा जज, वो हम देखते। अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमीशन है तो जज भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होगा। पर कैसा जज होना चाहिए वो? या तो वो उस टाइम पे सिटिंग जज, यानी वो टाइम पे जज हो, या रिटायर्ड यानी वो जज रह चुका हो, या क्वालिफाइड यानी इतना क्वालिफिकेशन रखता हो कि वो जज बनने के लायक हो। मतलब सर प्रेसिडेंट कौन होगा? या तो सिटिंग, या तो रिटायर्ड, या तो क्वालिफाइड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब सर स्टेट लेवल पे कौन सा कोर्ट आता? स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट आता। तो सेम कंडीशन, या तो सिटिंग हो या तो रिटायर्ड हो, जज ऑफ हाई कोर्ट। अब सेम सर नेशनल लेवल पे कौन सा कोर्ट होता है? सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ का प्रेसिडेंट भी कौन हो? तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पर वो जज कैसा हो? या तो सिटिंग हो मतलब जज हो, या रिटायर्ड हो, या जज रह चुका हो। क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं चाहिए, दोनों जगह पे हमें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ऐसा क्यों सर? तो क्योंकि हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट काफ़ी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा स्टेट्स नहीं है, और नेशन तो एक ही है, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है। तो क्योंकि ऑलरेडी हमारी जुडिशियरी की हालत अभी खस्ता है, उस टाइम पे तो और भी खस्ता थी, तो इसलिए फिर वहाँ पे उन्होंने क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी डाल दिया। अब हम देखेंगे मेंबर। अब सर मेंबर कौन कौन होने चाहिए? तो यहाँ पे सादी सादी इंग्लिश में हम मिनिमम नहीं लिखेंगे, यहाँ हम नॉट लेस देन लिखेंगे, क्योंकि हम ओसीएम जितना भारी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं।
तो मतलब सर तो मिनिमम 2 मेंबर यानी नॉट लेस देन 2 मेंबर होना चाहिए। स्टेट कमीशन में सर नॉट लेस देन यानी मिनिमम 4 मेंबर होना चाहिए। सेम नेशनल के लिए नॉट लेस देन 4 मेंबर यानी मिनिमम 4 मेंबर। तो आप देखो तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 मेंबर चाहिए, क्योंकि छोटे लेवल पे ऑपरेट होता ना, बाकी दोनों जगह आपका 4-4 मेंबर में काम हो जाएगा। अब उसके बाद में सर टेन्योर, टेन्योर क्या है, तो टेन्योर सबका सेम है, 5 साल 5 साल 5 साल। सिर्फ गेम खेला है उन्होंने एज लिमिट में। मतलब सर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आदमी है तो 65 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्टेट लेवल पे आदमी है तो 67 की एज के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नेशनल लेवल पे आदमी है तो उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया, पर सिर्फ ये मेंबर्स के लिए। अगर वो प्रेसिडेंट हो तो वो 70 साल का होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं सर, आपको भी कुछ समझ में आ रहा? 1 मिनट में रुको, समझ में आ जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा 2020 में मेंबर बना तो 5 साल के टेन्योर के हिसाब से जो तीनों में कॉमन है वो 2025 में उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा। पर अगर हम एज लिमिट वाइज देखें तो अगर कोई बंदा 62 ईयर्स का है और वो 2020 में मेंबर बना तो वो 2025 तक तो टिकेगा नहीं, क्योंकि वो ओवर एज हो जाएगा 65 ईयर्स, यानी वहाँ से 3 साल तो 2023 में ही उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा। तो सेम एज लिमिट आप देखो तो 67 बन जाएगी स्टेट के लिए और 67 बनेगी नेशनल के लिए। पर यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए एक्सेप्शन है, प्रेसिडेंट की एज कितनी होनी चाहिए? 70। तो सीधा सीधा बोलो ना सर, यहाँ पे मेंबर हो प्रेसिडेंट हो 65 साल, मेंबर हो प्रेसिडेंट हो 67 साल। यहाँ पे मेंबर के लिए 67 पर प्रेसिडेंट के लिए 70। क्लियर है? क्लियर है सर। अब क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन तीनों के लिए सेम चाहिए सर। सबसे पहले मिनिमम सादी भाषा में नहीं बोलेंगे हम, एकदम टफ भाषा में नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज बोलेंगे। मतलब सर कम से कम वो आदमी की एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। फिर बाद में एजुकेटेड बंदा चाहिए, एवं कोई भी नहीं चाहिए। और उसका एजुकेशन भी कैसा चाहिए भाई, तो कम से कम बैचलर डिग्री होनी, और वो भी कहाँ से होनी, तो कौन सी ना कौन सी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी। क्या होना? बैचलर डिग्री होना, और कहाँ से होना, तो कोई ना कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और एक्सपीरियंस बंदा होना, साथ में एडिक्वेट नॉलेज भी होना, और जो एक्सपीरियंस हो वो 10 साल का हो और कायमे हो तो इन डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स। क्लियर है? क्लियर है सर। अब जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन का मतलब दायरा, मतलब हैसियत। तो अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमीशन है भाई तो तू तेरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले, तू तेरा पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ही देख। अगर स्टेट लेवल पे है तो भाई तू तेरे पर्टिकुलर स्टेट में ही रहे, तू तेरे स्टेट लेवल पे देख। पर क्योंकि नेशनल लेवल पूरा देश का है तो वो एंटायर कंट्री को कवर करेगा। मतलब एरिया का दायरा क्या हुआ सर, डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट देख, स्टेट है तो स्टेट लेवल पे पर्टिकुलर स्टेट देख, नेशनल है तो नेशनल लेवल पे मतलब पूरे देश को देख। अब सर पैसों की बात, मतलब अगर कोई केस 1 करोड़ तक है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, पर अगर कोई केस 1 करोड़ से ज़्यादा हो पर 10 करोड़ से कम हो, मतलब 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की, वो स्टेट कमीशन हैंडल करेगा। और कोई केस अगर बहुत ही बड़ी है, तो आप अगर बहुत बड़े आदमी हो, आपकी केस 10 करोड़ से भी ऊपर है, तो फिर आप जाओ ना भाई, आप जाओ नेशनल कमीशन में। तो क्लियर है? मतलब पैसों में अगर आपकी केस 1 करोड़ तक है तो डिस्ट्रिक्ट में, 1 से 10 करोड़ तक है तो स्टेट में, 10 से ज़्यादा करोड़ है तो कंट्री में। क्लियर है? क्लियर है सर। अब अपील अगेंस्ट, मतलब अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप इसके अगेंस्ट अपील कहाँ कर सकते हैं, तो आप उसके अगेंस्ट स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं। अगर आप स्टेट कमीशन के भी डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप स्टेट कमीशन के अगेंस्ट अपील नेशनल कमीशन पे कर सकते हैं। अगर आप नेशनल कमीशन से भी खुश नहीं हो तो आप उसके अगेंस्ट भी अपील कर सकते हैं, पर वो अपील कहाँ होगी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट से भी दुखी हो तो सीधा फिर यमराज के पास चल जाना ऊपर। क्लियर है? क्लियर है सर। समझ गए? समझ गए। तो ये वाला टॉपिक एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आया है अभी तक, इसके लिए मैंने इसको स्टार मार्क भी किया। तो सर अब इतने सारे पॉइंट है, हम इसको याद कैसे रखें, तो उसके लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना। पर आप एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर हमें कोई पॉइंट्स एवे लॉजिकल सीक्वेंस में याद रहे तो उस चीज़ को याद रखने के लिए मेमोरी ट्रिक याद रखने का बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। अभी जो मैं ट्रिक आपको बता रहा, आप वो सिर्फ ध्यान रखो। तो एक चीज़ सब गार्ड बांध लेंगे कि कोई भी डिफरेंस बिटवीन हो या कोई भी चीज़ हो तो उसका सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? मीनिंग, कि भाई उस चीज़ का मतलब क्या है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट हर बार की तरह क्या होगा? मीनिंग। और फिर अब हमने, जब भी हमने कमीशंस पढ़े थे जिसमें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, हमने क्या पढ़ा था कि कंपोजिशन क्या हो, क्या कैसा हो, कंपोजिशन क्या हो। तो कंपोजिशन में हमने क्या क्या पढ़ा था सर, याद करने की कोशिश करो। हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट कौन हो, मेंबर कौन हो और कितने समय के लिए हो। वापस, प्रेसिडेंट कौन हो, मेंबर कौन हो और उनका टेन्योर क्या हो। एक बार मेरे साथ में वापस बोलो, प्रेसिडेंट कौन हो, मेंबर कौन हो और उनका टेन्योर क्या हो। बढ़िया। तो कंपोजिशन में हम लिखेंगे सर, प्रेसिडेंट कौन हो, मेंबर कौन हो और उनका टेन्योर कितना हो। इसके बाद में सिर्फ आपको एक सिंपल लाइन याद रखनी है, डबल ए। क्या याद रखना है आपको? डबल ए। तो सबसे पहला जो ए था वो तो हम याद रख लेंगे कि वो था सर अपील के लिए। ठीक है, अपील अगेंस्ट वाला जो हमारा पॉइंट था। और जो दूसरा वाला जो ए था सर, वो औकात, हमने देखा था ना सर, वो जुरिस्डिक्शन था उनका, वो दो जगह पे, एक पैसों में और एक जगह में, एरिया में। हाँ सर, वो देखा था ना हमने, एक था पैसों में और एक था एरिया में। याद आया? याद आया?
तो बस सर वही है, तो डिफरेंस बिटवीन के सारे पॉइंट्स आपको वैसे ही याद रह गए सातों के सातों। सबसे पहले मीनिंग क्या है, उसके बाद में कंपोजिशन में प्रेसिडेंट कौन हो, मेंबर कौन हो, कितने टेन्योर के लिए हो, वापस मेरे साथ एक बार बोलो, प्रेसिडेंट कौन हो, मेंबर कौन हो, कितने टेन्योर के लिए हो। उसके बाद में डबल ए याद रखना, एक ए से औकात, एक ए से अपील, फिर औकात में भी दो चीज़ें, एक पैसों में, एक एरिया में। वापस एक बार, सबसे पहले मीनिंग क्या हो, फिर कंपोजिशन में प्रेसिडेंट कौन हो, मेंबर कौन हो, कितने टेन्योर के लिए हो। उसके बाद हमने देखा था डबल ए, एक था अपील के लिए, दूसरे ए के दो पार्ट, पैसों में भी और एरिया में भी। स्वाहा। समझा? समझा सर। एक बार हम डिफरेंस बिटवीन देख ही लेते। तो अगर आप देखो तो एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ मेंबरशिप टेन्योर लिखा है। तो हमने क्या देखा था सर, सबसे पहला पॉइंट कि मीनिंग, हर डिफरेंस बिटवीन का कॉमन पॉइंट मीनिंग। उसके बाद में कंपोजिशन देखा था, क्या देखा था, प्रेसिडेंट कौन हो, मेंबर कौन हो और उसका टेन्योर क्या हो। क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद में फिर हमने देखा था डबल ए। डबल ए में जो एक ए देखा था वो था अपील के लिए, और बाकी दो ए थे वो थे औकात के लिए, एक था एरिया के लिए, एक था पैसों के लिए। एक बार वापस देख लेते सर लास्ट शांति के लिए। तो क्या था सर, तो हर डिफरेंस बिटवीन का कॉमन पॉइंट सबसे पहला क्या था, मीनिंग। उसके बाद में हमने कंपोजिशन से याद रखा था कि प्रेसिडेंट कौन हो, मेंबर कौन हो और उसका टेन्योर क्या हो। फिर उसके बाद में डबल ए, डबल ए के लिए क्या था सर, सबसे पहले तो अपील, उसके बाद में औकात, पैसों में भी और एरिया में भी। होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। डिफरेंस बिटवीन तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैंने मेरे एंड का काम तो कर लिया। अब आप आपके एंड पे ये डिफरेंस बिटवीन को आप एकदम शांति से पढ़ना और एक बार सारे पॉइंट्स हाथ के नीचे से निकाल के रखना, क्योंकि जब तक हाथ के नीचे से जाएगा नहीं तब तक दिमाग में आएगा नहीं। और मर जाना, लुट जाना, झुक जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस करना ही है। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और अंत में मेरा यही मानना है कि हम जो कुछ भी है वो केवल और केवल अपने माता पिता की वजह से है। तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, और बाकी क्या है जी, आप मेहनत करते रहिए। तो बस इसी के साथ आज के ठहराव को यही ठहराया जाता है, और मिलते हैं नए दिन नई शुरुआत के साथ।